हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं नीट 2023 के केमिस्ट्री पार्ट का सोल्यूशन। ये है केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। टेकिंग स्टेबिलिटी एज ए फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। हमें दिए गए हैं हैलाइड्स फ्रॉम ग्रुप 13 और इनमें से हमें स्टेबिलिटी बतानी है। जितने भी हैलाइड्स गिवन है सभी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +3 है और हमें इन्हीं की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। हमारे पास 13 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ग्रुप 13 एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +1 एंड +3। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिन एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर लेस होगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब बोरोन के कंपाउंड है वो +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे और थैलियम के जो कंपाउंड होंगे वो +1 में ज्यादा स्टेबल होंगे और ये होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। Inert pair effect is not participation of s electron in bond formation। 13 ग्रुप एलिमेंट के लिए अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा? NH2NP1। तो यहां पर अगर s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है +1 जो कि हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में ज्यादा स्टेबल होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। तो हम बोल सकते हैं जो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा और इसकी वजह से s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हम कहेंगे थैलियम आयोडाइड जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू थैलियम आयोडाइड जिसमें की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ये हमारे पास में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट को सबसे पहले रिएक्शन क्या करवाया गया है? विथ कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr। ये हमारे पास में है सेंड मेयर रिएक्शन फ्रॉम हेलोएल्केन। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। सेकेंड स्टेप में ब्रोमोबेंजीन को रिएक्शन करवाया गया है विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां से हमें मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमारे पास ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काफी इंपॉर्टेंस रहेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आगे रिएक्ट करवाया गया है वाटर के साथ में। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर या ऐसे किसी भी सब्सटेंस जिसके पास में हाइड्रोजन हो देने के लिए लाइक अल्कोहल, अमीन, तो ये आपको हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट दे देते हैं MgBr की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ से आप निकाल देंगे MgBrOH। तो इसका मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर? बेंजीन। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। दिस कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, अराइल हैलाइड एंड अलाइलिक हैलाइड। देखिए विनाइलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड होंगे जो विनाइल ग्रुप के साथ में अटैच होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ में कोई हैलोजन अटैच्ड हो। बेंजाइलिक हैलाइड ऐसे होंगे जहां पर आपके पास में पहले बेंजीन रिंग उसके साथ में CH2 और यहां पर लगा हुआ हो X। एराइल हैलाइड डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर आप अटैच करवा दीजिए कोई भी हैलाइड। और एलाइलिक हैलाइड में हमारा सिस्टम होना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन X। तो अब आप देखिए इनमें से इजीली चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो हैलाइड लगा है वो इस तरह के कार्बन सिस्टम के साथ में लगा हुआ है। तो हमारा आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन एलाइलिक हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 54। In lesser extract of an organic compound, both nitrogen and sulfur are present, which give blood red color with Fe+3 ion due to formation of। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं रिएक्शंस। Na प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर। तो यहां से बनेगा NaSCN और उसके बाद में SCN-1 आयन रिएक्ट करते हैं विद Fe+3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हमें यहां से मिलना चाहिए FeSCN और यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज। इसी से मिलता जुलता हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो यही हमारा बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। देखिए असर्शन क्या गिवन है? रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। यस ये करेक्ट है। असर्शन में आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिल जाता है इथेन। इस रिएक्शन के लिए जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। रीजन में द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल सो दैट एनर्जी become equal to threshold value is called activation energy. This is also correct.
इसे हम समझने के लिए ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ये हमारे पास में है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। ये हमारे पास में बन गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Next question number 56. The right option for mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is. Reaction आपको given है। ये question है हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट का। हमें 20 ग्राम ऑफ CaCO3 गिवन है जिसकी प्योरिटी सिर्फ 20% है। तो 20% प्योरिटी से हम निकालेंगे प्योर सैंपल कितना है हमारे पास में। तो 20% ऑफ 20 कितना आ जाएगा 4 ग्राम। तो हमें निकालना है 4 ग्राम CaCO3 से CO2 की अमाउंट कितनी बनेगी। CaCO3 गिविंग CaO प्लस CO2 रिएक्शन आपको गिवन है। यहां से हम लेते हैं मोलर मास ऑफ CaCO3 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज गिविंग 1 मोल ऑफ CO2। तो ये आ जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2। उसे हमने मास में कन्वर्ट कर दिया। तो 4 ग्राम CaCO3 से क्या मिल जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहां से आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 100 और 1.76 ग्राम ऑफ CO2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक से आया ये क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेनोन HCN के साथ में रिएक्शन कर रहा है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल एग्जांपल है, साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कंपाउंड बी हमें फॉर्म करके दिया हुआ है। अब कंपाउंड बी को हम रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवा रहे हैं हीट। तो इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बी को जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो जिस कार्बन के साथ में OH लगा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और यहां से ये आप डिहाइड्रेशन दिखा सकते हैं जिसके लिए हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया। और यहां से जो वाटर निकलेगा वो साइनाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो डबल बॉन्ड के साथ में मिल जाएगा COOH। ये साइनाइड की एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन है कि साइनाइड 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ए यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। Statement 2. When nucleoside is linked to phosphorus acid at 5 dash position of sugar moiety, we get nucleotide. अब इसमें से हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर चेक करते हैं। देखिए ये है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, जिसमें हम देख रहे हैं 1 डैश एंड के साथ में बेस लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड में आप देखिए ये हमें दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास में अटैचमेंट तो 5 डैश एंड पर ही है, ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर फोस्फोरस एसिड नहीं होता, इसकी बजाय होता है फोस्फोरिक एसिड। तो इसका मतलब हमारे पास में सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या बनेगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59. A compound formed by element A and B. Element B form cubic close packing and atom A occupy 1/3 of tetrahedral void. The formula of the compound is AXBY, then value of X plus Y is in. ये है हमारे पास में सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमारे पास में CCP, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन और उनका रेशियो क्या होता है। सीसीपी में मतलब FCC आपके पास में होंगे एट द कॉर्नर्स एंड इन द सेंटर ऑफ फेसेस। तो यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालेंगे तो ये आते हैं हमारे पास में 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर में, तो उनके लिए आएगा 8। और इसके बाद में है ऑक्टाहेड्रल, ये प्रेजेंट होते हैं एट एज सेंटर एंड इन द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो इसके लिए हमारे पास में आता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। तो रेशो हमारे पास में आता है 1:2:1। आप 4:8:4 से भी सॉल्व कर सकते हैं या 1:2:1 से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास में बी है CCP में और
ए हमारे पास में है इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब देखिए इनका रेशो कितना होना चाहिए, अगर सबके सब फिल होंगे तो हमारे पास में है 4:8, लेकिन हमें गिवन है कि 1/3 ऑक्यूपाइड है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/3 से। तो मेरे पास में रेशो क्या हुआ 4:8/3। अब हम इसे सिंपल कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो बना 1:2/3। तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज B1 A2/3। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई A2B3, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया x प्लस वाई, तो हमारे पास में 2 + 3 = आ जाएगा 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये आपके पास आया है D&F ब्लॉक से। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन इज मोर देन कॉपर प्लस 1 सॉल्ट इन एक्वा सोल्यूशन ड्यू टू सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास में आएगा कंसेप्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब आप कॉपर प्लस 1 को कॉपर प्लस 2 में चेंज कर देते हैं तो देयर इज डिक्रीज इन साइज, इसका साइज छोटा होगा, और जब साइज छोटा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड कर सकते हैं। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे उतनी ही इसके लिए स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61, मैथ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें गिवन है कोक, डायमंड, फलरीन, ग्रेफाइट, और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है लिस्ट 2 में, इन्हें हमें मैच करवाना है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारे पास 14 ग्रुप एलिमेंट में स्टार्टिंग में ही दिया गया है, इनके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हम कार्बन कंपाउंड में स्टार्टिंग में भी पढ़ते हैं। तो ये आपके पास में है सबसे पहला सब्सटेंस कोक। कोक को हम यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिक प्रोसेस, तो इसके लिए हमारी करेक्ट मैचिंग हो जाएगी 3। इसके बाद में है डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड में ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट इज बैड कंडक्टर। और इसी की वजह से ये जो 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से दिस इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। तो डायमंड के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन फलरीन। फलरीन का स्ट्रक्चर होता है सॉकर बॉल टाइप स्ट्रक्चर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सी की मैचिंग हो जाएगी 4th के साथ में। एंड लास्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में होती है लेयर स्ट्रक्चर एंड ईच लेयर इज बॉन्डेड विद वंडरफुल फोर्सेस विद अदर लेयर्स, तो इसलिए इसकी सॉफ्ट एंड स्लिपरी नेचर होती है, सो इट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। तो इसकी मैचिंग हो जाएगी 2 के साथ में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, असर्शन रीजन टाइप। असर्शन क्या गिवन है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपरेटस। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए हीलियम यूज करते हैं। डीप सी, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा गैस डिसॉल्व होती है, और जब डाइवर आते हैं ऑन द सरफेस तो वही गैस बबल्स की फॉर्म में निकलती है। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बेंडिंग। तो बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम नॉर्मल एयर की बजाय ऑक्सीजन को हीलियम के साथ में डाइल्यूट करके सिलेंडर्स में यूज करते हैं, जो कि डाइवर्स अपने साथ लेकर जाते हैं। सेकेंड रीजन, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2। ये हमारे पास में हो गया इनकरेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, 4th ऑप्शन। Question number 63. Some tranquilizers are listed below. Which one from the following belong to barbiturates? ये क्वेश्चन है हमारे पास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। ट्रांक्विलाइजर्स न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होती हैं जो किसी भी तरह के स्ट्रेस या मेंटल डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। इनको हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी बोल सकते हैं। ट्रांक्विलाइजर की एक कैटेगरी ऐसी होती है जो कि होते हैं डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड्स, उनको हम कंबाइंडली बोलते हैं बार्बिट्यूरेट्स। ये क्वेश्चन था डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये देखिए एनसीईआरटी का पैराग्राफ जिसमें बार्बिट्यूरेट्स के बारे में क्लियरली मेंशन है, और ये है बार्बिट्यूरेट्स के एग्जांपल वेरोनल, अमाइटेल, नेम्बुटेल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल। तो इसमें से हम चूज करते हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 1 वेरोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, Which of the following statement are not correct? ये सब हमें दिए गए हैं अबाउट हाइड्रोजन और हैवी वाटर, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ये बिल्कुल करेक्ट है। हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं डबली बॉन्डेड ऑयल्स को सिंगली बॉन्डेड सैचुरेटेड फैट बनाने के लिए।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट, नो इट इज हाईएस्ट, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। एंड हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो हमारे पास में डी एंड ई, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65, for a certain reaction the rate is Ka power 2 B when initial concentration of A is tripled keeping the concentration of B constant the initial rate would, ये हमारे पास में क्वेश्चन है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए पावर टू बी, और अब हमने जब इसमें ए को ट्रिपल कर दिया तो हमारे पास में नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेट डैश इज इक्वल टू के 3a पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय b, बिकॉज b की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट ही रखी है हमने, तो यहां से सॉल्व करिए क्या बन जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाय 9a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b। तो अब इसे सॉल्व करिए, 9k a पावर 2 b, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहले जो हमारा रेट, तो न्यू रेट कितना हो गया है, 9 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेट। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में बनेगा ऑप्शन 4, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। कैटलिसिस दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस जिसमें सभी के सभी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब सेम फेज में हो, और हेटेरोजेनस कैटलिसिस का मतलब जहां पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट से डिफरेंट फेज शो करेंगे। तो देखते हैं अब इसमें से हमारे पास में कौन सा एग्जांपल बनेगा फॉर हेटेरोजेनस कैटलिसिस। फर्स्ट में गिवन है कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो फर्स्ट ही हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो गया है, जब हम अमोनिया की फॉर्मेशन करवाते हैं तो इसमें हमें आयरन यूज करना होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, लेकिन हमने यहाँ पर सॉलिड मेटल यूज किया इसके लिए। दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। हम बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये गैस स्टेट में होते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ NO। थर्ड ऑप्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटलाइज्ड बाय H आयन, इसमें सब लिक्विड स्टेट में होगा बिकॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन में है डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं, ओजोन इज गैस, ओजोन डीकम्पोजिशन के बाद में बनाएगी O2, वो भी गैस है, और NO भी गैस होगी। तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये देखिए हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है अबाउट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम एस ब्लॉक। S2 ग्रुप जो आपको गिवन है, कैल्शियम मैग्नीशियम जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में एनसीईआरटी में डायरेक्टली एक पैराग्राफ है। ये है आपके पास में वो पैराग्राफ जिसमें आपको ये सब मेंशन करके दिया गया है। सबसे पहले हम न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और इंट्रा न्यूरोनल ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो ये देखिए आपके पास में, इसके लिए हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम, नॉट मैग्नीशियम। तो इसका मतलब हमारे पास में पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें गिवन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.22 0.3। तो ये आपको यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है क्लियरली, 200 to 300 मिलीग्राम। तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। थर्ड, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम एज कोफैक्टर, इसके बारे में भी आपको गिवन है। यहाँ पे आपको दिया गया है मैग्नीशियम को कोफैक्टर की तरह यूज करते हैं, नॉट कैल्शियम। तो ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। लास्ट में देखिए, द बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ऐसा नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68, द वेट ऑफ 2 moles ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइड with sodium hydroxide in presence of calcium oxide. This is name reaction decarboxylation from हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन की फॉर्मेशन के लिए हमें दिया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन एंड इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। तो देखिए रिएक्शन कैसी होगी, हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड मींस इट इज कंटेनिंग 2 कार्बन
एंड ये रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से ये कंप्लीटली Na2CO3 रिमूव कर दिया जाता है और हमें मिलता है CH4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना होगा, 16 ग्राम। हमें पूछा गया है 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो 2 मोल्स के लिए हमारे पास में मास हो जाएगा 2 इंटू 16, 32 ग्राम। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन में एटम देख रहे हैं, इन सभी एटम को हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सोडियम को अगर हम +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा नियॉन। इसी तरह से ऑक्सीजन -2, 8+2 हमारे पास में हो जाएगा नियॉन का कॉन्फिगरेशन। इसके बाद में फ्लोरीन में -1, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, एक और ऐड होकर बन जाएंगे 10। और N-3 नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन में हमने 3 और ऐड करवा दिए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सबका कॉन्फिगरेशन अब हो चुका है नियॉन के कॉन्फिगरेशन जैसा। हमें पूछा गया है लार्जेस्ट आयन। लार्जेस्ट आयन, यहाँ पे हमें केटाइन भी मिल रहे हैं, एनायन भी मिल रहे हैं। एनायंस आर ऑलवेज लार्जर देन केटाइन, और एनायन में भी सबसे लार्जेस्ट अगर हमें देखना है तो हम देखते हैं चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा साइज होगा। तो इन सबको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोल सकते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे बड़ा साइज होगा जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा नेगेटिव में। तो नाइट्रोजन -3 का सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन -2, देन फ्लोरीन -1, और सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा इसमें से सोडियम +1 का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां से बनेगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 70, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये है आपके पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन N2। देखिए सबसे पहले हमारे पास में है सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद में आता है पाई 2px, पाई 2py। दोनों इक्वल एनर्जी है इसलिए हमने बीच में इक्वल का साइन लगाना है। देन सिग्मा 2pz, इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में आ रहा है सिग्मा स्टार 2pz। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 71, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं होमोलैप्टिक मींस क्या होता है। होमोलैप्टिक जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, या हम कहेंगे जितने भी लिगेंड्स हैं दे आर ऑफ सेम टाइप। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं होमोलैप्टिक, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में अमीन एंड एक्वा 2 है, तो दिस इज नॉट करेक्ट चॉइस। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो, एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सिलेटो, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट ऑप्शन। डाईअमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो, इसमें तो 3 है तो दिस इज हेट्रोलैप्टिक, तो ये हमारे पास करेक्ट चॉइस नहीं है। पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, इसमें भी 2 लिगेंड प्रेजेंट है तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट चॉइस। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, intermolecular forces are force of attraction and repulsion between interacting particles that will include। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में किस किस को इंक्लूड करेंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज वॉन डर वाल्स फोर्सेस एंड सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड वी कैन से ये क्वेश्चन हम केमिकल बॉन्डिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे पास में वॉन डर वाल्स की कितनी टाइप प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्स, दिस इज वॉन डर वाल्स फोर्स। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, दिस इज वॉन डर वाल्स फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हमारे पास में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इज नॉट इंटरमोलिकुलर फोर्स, दिस इज इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल होती है। एंड डिस्पर्शन फोर्स, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो हमारे पास में यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के 4 एग्जाम्पल हैं, ए बी सी एंड ई, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73, द नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pyridine। तो सबसे पहले हम pyridine का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, और pyridine के स्ट्रक्चर में 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें से एक मेंबर होता है नाइट्रोजन। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं हर एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन। तो ये है कंप्लीटली ओपन स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 सिग्मा है मेरे पास, पाई 3
एंड लॉन पेयर मेरे पास प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर, कार्बन के पास में कोई लॉन पेयर नहीं है, तो 1 लॉन पेयर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सभी स्टेटमेंट आपको दी गई हैं फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Atom of all elements are composed of two fundamental particles. No, this is incorrect because atom has three fundamental particles: electron, proton, and neutron. Second, the mass of electron is 9.10939 into 10 to the minus 31 kg. This is correct. All the isotope of a given element show same chemical property. This is also correct. Chemical property same होती है इनके लिए, physical properties different हो जाएगी like mass, density, etc. D. Proton and electrons are collectively known as nucleon. This is incorrect. Proton and neutrons are collectively known as nucleon, which are present in the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. E. Dalton atomic theory regarded the atom as an ultimate particle of मैटर, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट है BCE और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 75, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिवन है जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। रिएक्शन किसके साथ में कर रहे हैं? जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, और यहां से हमें प्रोडक्ट ए मिल रहा है, हमें ए को ही आइडेंटिफाई करना है। जिंक अमलगम विद HCl इज नेम रिएक्शन, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन होता है जब हम C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। तो अब आप देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों के दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे CH2 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये कार्बन और यहाँ से ये कार्बन दोनों के दोनों रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो चुके हैं इन एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 76, अगेन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड ऑन एन, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट है असर्शन हमारे पास में। द रीजन, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ई सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बट डिपेंडेंट अपॉन नेचर, जबकि डेल्टा जी एन के ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। तो इसमें असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which amongst the following option is correct? Graphical representation of Boyle's law. This is question from states of matter. Boyle's law क्या कहता है? P is inversely proportional to V. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लिया जाता है, तो फर्स्ट ग्राफ इनकरेक्ट होगा। सेकेंड ग्राफ इज P वर्सेस V ग्राफ, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बट यहाँ पर हम टेम्परेचर के साथ में रिलेशन देखते हैं। हमने यहां से कर दिया है वॉल्यूम को फिक्स, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे दिस इज P3, दिस इज P2 एंड दिस इज P1 अकॉर्डिंग टू गिवन टेम्परेचर। तो यहां पर हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर आपके पास में टेम्परेचर T3 की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो प्रेशर की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सो सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट। थर्ड पे आते हैं हम, दिस इज P वर्सेस 1/V ग्राफ, और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो दिस इज करेक्ट। लेकिन अब हम टेम्परेचर का रिलेशन देख लेते हैं, यहां से भी हमने वही करना है, किसी एक को हम फिक्स कर लेते हैं, तो ये हमारा फिक्स हो गया। तो प्रेशर के लिए हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये हमारा ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और P वर्सेस 1/V के ग्राफ ऐसे बन नहीं सकते, तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78, द रिलेशन बिटवीन Nm, the number of permissible value of magnetic quantum number m for given value of azimuthal quantum number L. Direct question of quantum number from structure of atom. तो इसमें हमारा रिलेशन होता क्या है, Nm is equal to 2L plus 1. L is azimuthal quantum number, Nm is magnetic quantum number, तो ये हमारे पास में आ जाएंगे
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वन सबशेल। तो यहां से अब हमें रिलेशन L की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, nm-1 इज इक्वल टू 12 और L इज इक्वल टू nm-1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 79. The conductivity of centimolar solution of KCl is 0.021 per ohm per centimeter. The resistance of the cell containing the solution at 25 degree centigrade is 60 ohm. The value of cell constant is. ये क्वेश्चन है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखते हैं रिलेशन क्या होता है। R इज इक्वल टू रो L ओवर ए। L ओवर ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, जिसे हम G स्टार से रिप्रेजेंट करवाते हैं। रो एंड कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है, रो इज इक्वल टू 1 ओवर कापा। तो यहाँ पर हम रो की जगह लिख देते हैं 1 ओवर कापा, बिकॉज वी आर गिवन कंडक्टिविटी। और रेसिस्टेंस ऑफ द सेल वी आर गिवन, रेसिस्टेंस इज 60 ओम। तो ये हमने डायरेक्ट 60 रख दिया है यहाँ से। तो मुझे चाहिए G स्टार, तो G स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू 60, और कापा की वैल्यू मुझे गिवन है 0.0210 इंटू 60। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट 1.26 पर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। यहां पर हमें एक अल्कोहल गिवन है, इसकी रिएक्शन हमने HBr के साथ करवाई है और प्रोडक्ट P को आइडेंटिफाई करना है। अल्कोहल की सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें OH Br से रिप्लेस हो जाएगा, बट वी हैव टू यूज मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम अगर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है तो एक मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में चेंज होगा और उसके बाद में वहां से हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये है क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक चैप्टर अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो देखते हैं अब प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमें गिवन है CH3CH और यहां से हमने OH का रिमूवल अगर करवा दिया तो हमें मिल जाएगा दिस कार्बोनियम आयन। दिस इज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बट देयर इज 3 डिग्री कार्बन एटम। तो यहाँ पर हम हाइड्राइड शिफ्ट करवाकर इसे 3 डिग्री में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ होगा रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट से हमें मिलेगा टर्शरी कार्बोनियम आयन विच विल गिव द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बना आपके पास टर्शरी कार्बोनियम आयन विच इज मोर स्टेबल, और यहाँ से अब Br नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से बनेगा CH3 CBr CH3 CH2 CH3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर चैप्टर। यहाँ पर नियोप्रीन क्या है, CH2 C Cl डबल बॉन्ड C CH2 होल N, दिस इज नियोप्रीन। और ये किस मोनोमर यूनिट से बन सकता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। Question number 82. Amongst the following, the total number of species not having 8 electron around the central atom in its outermost shell. Not having 8 electron, तो हमें वो मॉलिक्यूल चूज करने हैं जो या तो सुपर ऑक्टेट है या जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी अराउंड सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन, तो इसका मतलब इसके अंदर तो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। AlCl3, अगर आप AlCl3 का स्ट्रक्चर देखोगे टोटल 3 बॉन्ड्स अराउंड एल्यूमिनियम, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फर्स्ट तो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। नेक्स्ट BeCl2, इसमें बेरिलियम के अराउंड सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। CCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है, 4 बॉन्ड अराउंड कार्बन, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एंड PCl5 इज सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है अराउंड फॉस्फोरस। तो ये भी हमारे पास ऐसी स्पीसीज हो गई जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास टोटल आ गई हैं 3 स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, amongst the given option which of the following molecule ion act as Lewis acid। लुइस एसिड हमारे पास ऐसी स्पीसीज है जिनमें होता है या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट या हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। किसी भी फॉर्म में हमारे पास में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बिकॉज लुइस एसिड ऑलवेज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब हम इसमें से चेक करते हैं किस स्पीसीज में इनकम्प्लीट ऑक्टेट और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पर इन सब ऑप्शन में से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है BF3, जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इट विल बिहेव लाइक लुईस एसिड। क्वेश्चन नंबर 84, assertion reasoning. Assertion: metallic sodium dissolve in liquid ammonia giving a deep blue solution which is paramagnetic. This is correct. जब सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करवाते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा अमोनिएटेड सोडियम आयन, और इसी तरह से हमारे पास में जो रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी अमोनिएटेड, तो ये हमारे पास बन गया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। दिस सोल्यूशन इज कंडक्टर बिकॉज दोनों के ऊपर चार्ज है, तो दो चार्ज स्पीसीज होने की वजह से वो कंडक्टिविटी भी शो करेगा, एंड इट ऑल्सो शो ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर होता है दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, एंड ऑल्सो शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रीजन में देखते हैं, द डीप ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज प्रोडक्ट। ये हमारा क्वेश्चन आया फ्रॉम अमीन चैप्टर। 4 रिएक्शन गिवन है, इसमें हम चेक करते हैं जिसमें हमें प्राइमरी अमीन नहीं मिलेगा, तो सभी के प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ अमाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां से हमें बहुत इजीली CH3 CH2 NH2 प्राइमरी अमीन मिलेंगे एज प्रोडक्ट। सेकेंड रिएक्शन CH3CO NH2 विद ब्रोमीन एंड KOH, ये है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, इसमें भी हमें प्राइमरी अमीन मिलते हैं, बट प्राइमरी अमीन में लेसर कार्बन होंगे एज कंपेयर टू अमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन में साइनाइड का रिडक्शन हो रहा है, साइनाइड के रिडक्शन से भी हमें प्राइमरी अमीन ही मिलते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा CH3 CH2 NH2। एंड लास्ट रिएक्शन में हमें दिया गया है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का अगर रिडक्शन होगा तो यहां से हमें मिलेगा सेकेंडरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें सेकेंडरी अमीन मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, और ये आपके पास में क्वेश्चन है फ्रॉम D&F ब्लॉक। ये जितने भी स्टेटमेंट है आपको एक ही पैराग्राफ में मेंशन की गई है NCERT के, तो हम वो सबसे पहले ओपन करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक। देखिए ये आपको गिवन है, ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक, तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। The highest oxidation number corresponding to the group number in transition metal oxide is attained in SC2O3 to Mn2O7। देखिए ये भी आपको मेंशन है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली उन्होंने यहां से ये लाइंस उठाई हैं। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। सी में आपको दिया गया बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट के लिए बढ़ा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वेनेडियम के लिए +3 से क्या जा रहा है +5, तो एसिडिक नेचर बढ़ती है, बेसिक नहीं, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डी में हमें गिवन है V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव VO4 -3 सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पर VO4 -3 सॉल्ट नहीं, VO2+1 टाइप सॉल्ट फॉर्म होते हैं। और ई में गिवन है CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। यस, अभी हमने बात की है, ये भी करेक्ट है, बिकॉज जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट की तब वो बेसिक होते हैं, उसके बाद में एम्फोटेरिक में कन्वर्ट हो जाएगी उनकी नेचर, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो होते हैं एसिडिक बाय नेचर, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सी एंड डी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे हमने HI के साथ में रिएक्शन करवाने हैं। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में है ईथर, तो ये हमारे पास में है चैप्टर ईथर का क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ए और बी बताना है आपको क्या होगा। तो अब हम HI के साथ में जब रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास में है लॉन पेयर, तो सबसे पहले स्टेप में तो होता है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, तो यहाँ से ये H आएगा और इस तरह से प्रोटोनेशन हो जाएगा ईथर के लिए। तो यहाँ पे हमने बना दिया बेंजीन रिंग CH2O, इस पे पॉजिटिव चार्ज, देन H, और इसके बाद में फिर से बेंजीन रिंग, दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर। अब इसके ऊपर अटैक होना है I नेगेटिव का, तो I नेगेटिव के लिए सबसे सुटेबल पोजीशन कौन सी रहेगी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ताकि यहाँ पे कार्बोनियम आयन जो बनेगा वो होगा बेंजीन रिंग पर CH2 पॉजिटिव,
एंड ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इट इज स्टेबल। तो स्टेबल इंटरमीडिएट से अब हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो आई नेगेटिव की बॉन्डिंग हम करवाएंगे बेंजीन रिंग विद CH2 के साथ में। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट हमारे पास में हो गया ये, और इसके साथ में बन जाएगा फिनॉल। तो अगर हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 4। यहाँ पर हमें मिल रहा है बेंजाइल आयोडाइड विद फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 88, which among is the following option is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। दिस इज अवर रिलेशन। तो यहां से हम देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। Question number 89, what fraction of one edge centered octahedral void lies in one unit cell of FCC? Question from solid state। जब भी हमारे पास में एज सेंटर होगा तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 एज इज कॉमन इन 4 यूनिट सेल, तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1/4। यहां से आप इस डायग्राम से देख सकते हैं व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द क्रिस्टल लैटिस। क्वेश्चन नंबर 90, given below are two statements. Statement 1, the nutrient deficient water bodies lead to eutrophication, and statement 2, eutrophication lead to decrease in the level of oxygen in water bodies. ये हमारे पास में दोनों स्टेटमेंट है फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड एल्गल ग्रोथ इन द वाटर बॉडीज, और उसकी वजह से हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास में करेक्ट चॉइस रहेगी इसके लिए ऑप्शन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is true. Question number 91, which amongst the following will be the most readily dehydrated under acidic condition? एसिडिक कंडीशन में जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। अगर कार्बोनियम आयन में कोई -I इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो हमारे पास में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है विच हैज -I इफेक्ट। तो ये ग्रुप -I इफेक्ट की वजह से कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही करेक्ट चॉइस बचती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जिसके अंदर कोई भी NO2 ग्रुप या -I इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसका डिहाइड्रेशन हम सबसे इजीली करवा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, ये हमारे पास में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ दिए गए हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर और एक तरफ दिए हुए टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट एसिड। तो अब हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी की लिस्ट ही चेक कर लेते हैं जिसमें आपको इन सब की क्या दी गई है, स्ट्रक्चर्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये है हमारे पास में सारे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सबकी स्ट्रक्चर आपको गिवन है। हमें चाहिए पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपके पास में H2S2O8 इसका स्ट्रक्चर गिवन है। इसके बाद में है B सल्फ्यूरिक एसिड, C पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड लास्ट में दिया गया है सल्फ्यूरस एसिड। और अगर हम इसमें बॉन्ड की मैचिंग करते हैं तो हमारे पास में A के साथ में आ जाएगी 3 की मैचिंग, बिकॉज इसके अंदर 2 SOH बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 S डबल बॉन्ड O और एक 1 SOOS बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बाद में B की मैचिंग हो जाएगी 4 के साथ में, जिसमें 2 SOH बॉन्ड और 2 S डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सामने। इसके बाद में थर्ड हमारे पास में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की मैचिंग बनेगी 1 और सल्फ्यूरस एसिड के लिए हमारे पास में मैचिंग हो रही है 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन है हमारे पास में एल्डिहाइड कीटोन से। ये हमें दिया गया है टॉलन रिएजेंट। ये किसका ऑक्सीडेशन करवा सकता है, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड। कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए आपको चाहिए होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखिए इस गिवन कंपाउंड में आपके पास में एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज कीटोन, और यहां से ये हमारे पास में है एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाता है एसिड। सिर्फ एल्डिहाइड को हम एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कीटोन को एज इट इज रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये एल्डिहाइड से आपको एक सीक्वेंस दिया गया है रिएक्शन का और इसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट डी को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले एल्डिहाइड को अगर हम ए में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां से बन जाएगा CH3CH2OH। इसके बाद में अगर हम अल्कोहल को हीट करवाते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4
तो हमें मिल जाएगा एल्कीन, तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद इसकी रिएक्शन हो रही है विद HBr, तो दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन CH2H CH2Br। तो यहां से हमें मिला इथाइल ब्रोमाइड। दिस इज आवर C। हम सभी को मार्क करते जाते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब C को हमें D में कन्वर्ट करना है, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं विद ब्रोमोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों हैलाइड निकल जाएंगे विद सोडियम एज NaBr और इसके साथ में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा इथाइल बेंजीन। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास इथाइल बेंजीन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95, the reaction that does not take place in blast furnace between 900 Kelvin to 1500 Kelvin temperature range during the extraction of iron is। ये हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम मेटलर्जी और इसके लिए हमें एक डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम को आपने लर्न करना था और डायरेक्टली उसका ये क्वेश्चन आया है। ये है आपके पास में ब्लास्ट फर्नेस। अब इस ब्लास्ट फर्नेस में देखिए 900 से लेकर 1500 केल्विन के बीच में कितनी रिएक्शंस हो रही हैं। FeO प्लस CO गिविंग Fe प्लस CO, ये वाली रिएक्शन हो रही है हमारे पास। सेकेंड रिएक्शन कार्बन प्लस CO2 गिविंग 2CO, ये रिएक्शन हो रही है। और एक सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट या स्लैग फॉर्मेशन की, ये 3 रिएक्शन हो रही है। सिर्फ एक रिएक्शन Fe2O3 प्लस CO गिविंग FeO प्लस CO2, ये रिएक्शन है जो इस टेम्परेचर रेंज में नहीं होती। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, pumic stone is an example of, this is example of solid salt, this is question from surface chemistry। ये है आपका टेबल जो NCERT में गिवन है, इसमें हमने चेक किया, ये है आपके पास में pumic stone जिसे हम बोलते हैं solid salt। क्वेश्चन नंबर 97, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, ये क्वेश्चन है फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इन सब कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो हमें यूज करना होगा चीलेट इफेक्ट। चीलेट इफेक्ट और चीलेशन, जब हमारे पास में लिगेंड की डेंसिटी मोर देन 1 होती है तो वो फॉर्म करते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, अगर ये मेटल के साथ में बॉन्डिंग करेगा तो इसमें इस तरह से 2 बॉन्ड एक साथ फॉर्म होंगे और इन दोनों बॉन्ड्स के एक साथ फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर एक लिंक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है विच गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स। इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। Question number 98, consider the following compound or species. The number of compound species which obey Huckel rule is। अब Huckel rule होता क्या है? Huckel rule is 4n plus 2 pi electrons। जिस भी मॉलिक्यूल्स में इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Huckel rule को फॉलो करेगा, where n is 0 1 2 3 onwards। अगर हमने n की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास में आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल 2। अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम रखते हैं n इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास में आ जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमने रखा n इज इक्वल टू 3 तो हमारे पास आ जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम इनमें चेक कर लेते हैं जो भी गिवन स्पीसीज है इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। सबसे पहले हमारे पास में है 5 पाई बॉन्ड्स, तो इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब दिस इज एरोमेटिक। सेकेंड स्ट्रक्चर में अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहां से आ गए 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये काउंट, तो टोटल हमारे पास में हो गए 6। तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। थर्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये आपके पास में एरोमेटिक नहीं होगा, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद में है फोर्थ कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड में भी टोटल कितने हो गए 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हमारा कंसिडर नहीं होगा, हक्कल रूल को ये फॉलो नहीं करता। फिफ्थ में हम देखेंगे हमारे पास में है ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमें दिया गया है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इसके अंदर टोटल हमारे पास में है 4 पाई बॉन्ड और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट इज नॉट फॉलोइंग हक्कल रूल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमें मिला है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हमें दे रहा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा एंड दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास में टोटल 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि हक्कल रूल को फॉलो कर रही हैं, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन ए बी गिविंग CD आर
2, 3, 10, 6 mole per liter respectively at 300 Kelvin. Delta G naught for the reaction is. This question is from thermodynamics. लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये रिलेशन क्या होता है हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रखते हैं, -2.303, आर की वैल्यू हमें गिवन है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है, log 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हमारे पास में बना log 10 इज इक्वल टू 1। तो हमें सॉल्व करना है 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 300। तो यहां से हमारे पास में आंसर बनेगा -1381.80 कैलोरी। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन गिवन है, इसमें हमें एबीसी की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं जो हम बैलेंसिंग में यूज करते हैं, Cr2O7-2 प्लस SO3-2 गिविंग Cr+2 प्लस SO4-2। क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2x की फॉर्म में ही ले लेते हैं हम 12, और यहाँ पर भी हम 2x की फॉर्म में लेंगे, 2x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर टोटल चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का 6। सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दिस इज +4, दिस इज +6, और यहाँ से इन दोनों के बीच में चेंज आ रहा है 2 का। तो यहाँ से हमें इस इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करवाना है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो दोनों जगह हमारे पास में आ जाएगा 3। और अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन एटम्स को। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास में है इक्वेशन, और इसमें टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड में हमारे पास टोटल है 7 + 9 16 ऑक्सीजन, और यहाँ पर मेरे पास है 12 ऑक्सीजन। तो इधर मैंने ऐड करवा दिए 4 वाटर मॉलिक्यूल, और 4 वाटर मॉलिक्यूल में आए हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ऐड करवा दिए 8H पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें मिल गई एबीसी की वैल्यू, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 8। और अब आप इसको राइट साइड के लिए भी चेक कर सकते हैं। A 1 है तो राइट साइड में 2 क्रोमियम है, तो हम उसकी जगह 2A यूज कर रहे हैं। सल्फेट के लिए 3, इट इज ऑल राइट। और उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल है H आयन, अगर हमारे पास में 8 है तो उसके विद रिस्पेक्ट वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास में आ गए 4। तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आपका कंप्लीट नीट पेपर सोल्यूशन, जिसमें हमने केमिस्ट्री पोर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। मॉडरेट पेपर था, आई होप सबका बहुत अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।